Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 88. आज की इस वर्कशीट में हम पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के थर्ड चैप्टर इलेक्टरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 88. Our subject SST Social Science in which Political Science third chapter Electoral Politics को हम रिवाइज करेंगे. डेट 25 ऑफ Feb 2021. आज की इस वर्कशीट में भी हमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया, जनरली इन हाउ मेनी ईयर्स इलेक्शंस टेक प्लेस इन आवर कंट्री. हमसे पूछा गया कि जनरली आमतौर पर कितने वर्षों के बाद हमारे देश में इलेक्शन होते हैं. जो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स. तो हमारा आंसर रहेगा डी, आफ्टर 5 ईयर्स. और ये आप सभी को भी पता होगा कि हमारे यहाँ पे जनरल जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 ईयर्स के बाद ही होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एन एमपी एंड एन एमएलए. एमपी और एमएलए के बीच में 2 डिफरेंस बताने. एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. द एमपी इज इलेक्टेड फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं. यानी एमपी किसके लिए इलेक्ट होता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए होता है. हिंदी में विधायक का बोलते हैं. और हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट. ओके. वाइल द एमएलए इज इलेक्टेड फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम असेंबली या फिर स्टेट असेंबली बोल देते हैं. ओके. तो यहां पर पहला डिफरेंस तो ये होता है कि ये इलेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं. ओके. अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए होते हैं. तो पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट होते हैं एमपी और एमएलए इलेक्ट होते हैं स्टेट असेंबली के लिए. सेकंड है एन एमपी इज आ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. यानी कि हम नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है एमपी. और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड एमएलए इज आर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो स्टेट असेंबली के लिए हम इलेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड के बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए. एमएलए की फुल फॉर्म हमें बतानी है. तो हमारा आंसर रहेगा बी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. यानी कि एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम ज्यादातर एमएलए ही बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विधायक. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, वाई डू वी नीड इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इलेक्शन की क्यों जरूरत होती है, ये हमें बताना है. तो यहाँ पर क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें बिल्कुल गहराई में डुबकी नहीं लगानी है, हमें थोड़ा सा बताना है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री नॉट ऑल द सिटीजन्स कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन टेकिंग डिसीजंस. डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते. ऐसा नहीं है कि कोई कानून बनाया जाएगा और हमारे घर पे आएंगे और हमसे पूछेंगे कि भाई बना दें और हम कहेंगे कि नहीं रहने दो. ऐसा नहीं होने वाला. डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल भी नहीं है. घर पे भी देखिए कि काफ़ी बड़ी अगर फैमिली हो तो सबसे पूछा जाए इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं हो पाता. तो कंट्री में तो अलग बात आ जाती है. सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री नॉट ऑल द सिटीजन्स कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन टेकिंग एनी डिसीजन. सो पीपल चूज देयर और इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उनको चूज करते हैं. एंड दैट इज वाई इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड. अब उनको इलेक्ट कैसे करेंगे, चूज कैसे करेंगे? इलेक्शन के थ्रू. तो हमें इलेक्शन की जरूरत पड़ती है. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, हु लेड द मूवमेंट न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन हरियाणा. हरियाणा में जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक है उसके पहले ही पेज के ऊपर हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो इसी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे पूछा गया, हु लेड द मूवमेंट न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन हरियाणा. हरियाणा में 1989 के आसपास न्याय युद्ध और स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि 1989 से पहले 1987 से 1989 तक काफ़ी बड़ा एक आंदोलन चला था. उसका नाम था न्याय युद्ध. तो ये न्याय युद्ध था, इसके मेन लीडर कौन थे ये हमें बताने. कहाँ पर? हरियाणा में. तो ये थे चौधरी देवीलाल, जो बाद में हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं और उससे पहले वो हरियाणा के सीएम भी रह चुके थे. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है, जो हम देखते हैं ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है. ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या फिर हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. ओके. तो हमें एक पैराग्राफ दिया गया जिसको आप रीड कीजिएगा और उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है. हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन का,
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन। जो रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन होते हैं, रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होते हैं ना डेमोक्रेसी में, आफ्टर 5 years, आफ्टर 4 years और आफ्टर 6 years, डिपेंडिंग ऑन एनी नेशंस सिस्टम। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम होता है, तो हमारे यहाँ पे आफ्टर 5 years रेगुलर इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये जो रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन होते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो ड्यू टू रेगुलर इलेक्ट्रल कंटेस्ट लीडर्स एंड पार्टीज ट्राई टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि रेगुलर इलेक्शन होने तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो लीडर्स हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज दे कैन बी चेंज्ड बाय द पीपल। क्यों? क्योंकि अदरवाइज इलेक्शन होंगे और लोग उनको बदल देंगे। ओके, सो इसलिए यहाँ पर हमें एडवांटेज मिलता है। काम करेंगे तो किसको एडवांटेज मिलेगा? हमें मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन जो होते हैं उसके क्या एडवांटेज है। सो ड्यू टू द रेगुलर इलेक्ट्रल कंटेस्ट लीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, अदरवाइज दे कैन बी चेंज्ड बाय द पब्लिक। क्योंकि पब्लिक उनको बदल देगी, तो इसका हमें बेनिफिट मिलता है, काम थोड़े से अच्छे से होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट हमें दिया गया, इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड with the work of political parties, how it can affect the poll results। अगर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम से खुश नहीं है तो इससे पोल रिजल्ट यानी कि इलेक्शंस के रिजल्ट है वो कैसे अफेक्ट हो सकते हैं। इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड with the work of the political parties, then the probability of winning of that political party in the next election decreases। यानी अगर लोग सेटिस्फाई नहीं है, इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाई यानी कि लोग खुश नहीं है उस पॉलिटिकल पार्टी के काम से, तो क्या होगा, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दैट पॉलिटिकल पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन डिक्रीज, यानी कि उसके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि लोग खुश नहीं है तो उसको वोट नहीं डालने वाले। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। जो हमें 7th क्वेश्चन दिया गया है, 7th क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी 3 एग्जाम्पल। जो इलेक्शंस में वोटर्स होते हैं उनके कई सारी पसंद नापसंद होती है और वो वोट डालते हैं, तो वो किस बेस पर वोट डालते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि जो वोटर्स होते हैं वो जब किसी को भी इलेक्ट करते हैं तो उसका बेस क्या होता है, यानी किस बेस पर वो इलेक्ट करते हैं कि इसको मैं वोट डालूंगा इसको नहीं डालूंगा, तो वो हमें बताना है। सो दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। वो मेरिट देखते हैं, कितना एलिजिबल है, उस बेस पर इलेक्शन करते हैं, वोट डाले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि दिस वन इज बेटर वन, कि ये बेटर है, हमारे एरिया के लिए कुछ करेगा, हमारे देश के लिए कुछ करेगा, तो हम उस बेस पर उसको वोट डालते हैं। सेकंड है ऑन द बेस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द कैंडिडेट। उसकी आइडियोलॉजी क्या है। जनरली जो कैंडिडेट की आइडियोलॉजी होती है वही आइडियोलॉजी होती है जो पॉलिटिकल पार्टी की होती है, तो कई बार हम पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में भी वोट डालते हैं। ओके, थर्ड वन ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। समटाइम्स वी कास्ट आवर वोट ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट कैंडिडेट। जैसे कई बार जैसे हेमा मालिनी को इलेक्शन टिकट मिल गया, या कई सारे भोजपुरी स्टार्स है, बॉलीवुड स्टार्स है, तो या दिल्ली में हमने हंसराज हंस को भी वोट दिए, तो वो किस बेस पे दे दिए, पॉपुलैरिटी के बेस पे। ओके, तो पॉपुलैरिटी के बेस पर भी वोट दिए जाते हैं, उस आधार पे भी चुना जाता है। कई बार ज़्यादातर लोग है वो ये नहीं देखते कि ये कौन है, क्या है, कैसे, ये देख लिया कि हाँ इसको हम जानते हैं, टीवी में देखा है, ऐसा देखा है, तो उस बेस पर भी लोग वोट डालते हैं और चुनते हैं। फोर्थ वन ऑन द बेस ऑफ द वर्क डन बाय द कैंडिडेट और पार्टी इन द लास्ट 5 years। जैसे हमने अब आम आदमी पार्टी को दोबारा चुना है, किस बेस पर चुना है, हमने उनके पिछले 5 years के लास्ट 5 years के वर्क को देखा है। ओके, तो ये 4 हमारे बेस होते हैं जिसके आधार पर हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, सेकंड ऑन द बेस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द कैंडिडेट, थर्ड ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द कैंडिडेट, एंड फोर्थ है ऑन द बेस ऑफ द वर्क डन बाय द कैंडिडेट और द पॉलिटिकल पार्टी इन द लास्ट 5 years में उन्होंने कैसे काम किए, उस बेस पर हम वोट डालते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी इलेक्शन, इफ यस देन हाउ, इफ नो देन व्हाई। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि क्या इलेक्शन के अलावा कोई और भी तरीका है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर पाएं, है? अगर है तो बताना है कि कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम जाएंगे नहीं है। ओके, रिप्रेजेंटेटिव
कैन नॉट बी इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली विदाउट इलेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव है, उनको इलेक्शन के बिना चुना ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं चुना जा सकता? बिकॉज देयर इज नो सिंगल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल और वे। कोई सिंगल प्रिंसिपल या वे नहीं है जिस पर हम सभी कहें कि हाँ जी ये ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। टोस्ट नहीं कर सकते, ओके, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी नहीं कर सकते, ना ही हम वो पर्चियां डाल सकते कि चोर राजा सिपाही हम लिखते हैं और उसके बाद इलेक्शन हो जाए। तो ऐसे कोई एक्सेप्टेबल वे नहीं है जिसपे सारे एग्री कर जाएं। ओके, पहला तो कारण ये। सेकंड, एज और एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन कैन बी कंसिडर्ड। एक तरीका ये हो सकता है एज के बेस पर हम इलेक्ट कर लें, हम एक्सपीरियंस के बेस पर डिस्कस उनको इलेक्ट कर लें कि ज़्यादा जिसका एक्सपीरियंस है भाई उसको हम मान लेंगे, या फिर हम क्वालिफिकेशन देख लें। बट एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन कैन बी अदर वे, बट इट वुड बी टफ टू डिसाइड हु इज अहेड इन दिस टर्म। लेकिन ये डिसाइड करना फिर भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कौन ज़्यादा क्वालिफाइड है। क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि डिग्रियां किसके पास है, क्वालिफिकेशन के बहुत सारे और वे होते हैं। ओके, तो ये भी तरीका हमारा फेल हो जाता है। अब एक और तरीका बच गया जिससे हम कर सकते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल एग्री ऑन एनी वन रिप्रेजेंटेटिव। साथ ही साथ एक और तरीका बच जाता है कि चलो हम एक को मान ले कि इसको चुन लो, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री कि किसी एक कैंडिडेट के ऊपर हम एग्री कर जाएं। ओके, सो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाएं, यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इलेक्शन के साथ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप जब एग्जाम दोगे एनुअल इस बार, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कंडीशन क्या होती है, यानी कि किस इलेक्शन को हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है। पहला, इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। पहली जो कंडीशन होती है, इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री का मतलब ये है कि जो वोट डाल रहे हैं उनको डराया ना जाए, उनको धमकाया ना जाए, वो अपनी मर्जी से वोट डालें। एंड फेयर इट मीन्स दैट वहां पर किसी प्रकार की चीटिंग गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन होती है, इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं कि इलेक्शन हो गए और उसके बाद हमें पता चलता है कि 2020 के बाद 2040 में इलेक्शन हो रहे, फिर तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुई। सो इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद होनी चाहिए। इट कैन बी 4 years, 5 years, 6 years, वो हम अलग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, थर्ड जो कंडीशन होती है, एवरीवन शुड गेट इक्वल राइट टू वोट। हर किसी को एक बराबर राइट टू वोट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंबानी अडानी है तो उनके ज़्यादा वोट माने जाएंगे, हम जो मिडिल क्लास से आ रहे हैं या लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं तो हमारे वोट कम माने जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक बराबर राइट टू वोट होना चाहिए। जैसा कि हमारे नेशन में हमारे देश में कौन वोट डाल सकता है? एनीवन whose age is 18 years or more than 18 years, who is Indian citizen and who must not be unsound mind and bankrupt। यानी वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए और उसकी एज 18 या 18 से अबोव होनी चाहिए। उसके बाद कोई मैटर नहीं करता कि वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, या गोरा है, काला है, यानी रंग के बेस पर, कलर के बेस पे, या रिलीजन के बेस पे, सेक्स के बेस पे, या फिर जेंडर के बेस पे, या किसी भी बेस पर उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। ओके, तो ये भी एक कंडीशन है जो हम फुलफिल करते हैं, तो हमारे इलेक्शन क्या हुए? डेमोक्रेटिक है ना। और फोर्थ है, मीनिंगफुल चॉइसेस शुड बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक टू चूज। फोर्थ जो कंडीशन होती है, लोगों के सामने मीनिंगफुल चॉइसेस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारी क्लास में इलेक्शन हो रहे हैं, ओके, अब उस इलेक्शन में क्या है? फ्री एंड फेयर है, आपको डराया नहीं किसी ने, सामने ही रिजल्ट आएंगे। दूसरी कंडीशन है कि आपके इलेक्शन है वो हर महीने हो रही है, हर 6 महीने के बाद मॉनिटर को चुन रहे हो, तो ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। तीसरी कंडीशन है, आपको इक्वल राइट टू वोट दिया गया है, आपके वोट एक बराबर माने जाएंगे। ओके, अब इलेक्शन में सब कुछ कंडीशन तीनों पूरी होगी। अब फोर्थ कंडीशन है, आपके पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। अब कोई टीचर है, उसने कह दिया कि नहीं यहाँ पर तो गुंजन है, उसको खड़ा कर दिया कि इसी को वोट डालने, तो यहाँ पे चॉइस मिली आपको? नहीं मिली ना। अगर चॉइसेस आपको नहीं मिली, इट मीन्स तब भी वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। तो ये 4 कंडीशन अगर पूरी करता है कोई भी इलेक्शन, तो उसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। जो हमारा 10th क्वेश्चन दिया गया उसको हम चेकआउट करते हैं, जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट बेनिफिट्स सोसाइटी हैव बाय इलेक्शंस कंटेस्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। हमें बताना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं,
उससे सोसाइटी को, हम लोगों को क्या बेनिफिट होते हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डू बेटर इन पब्लिक इंटरेस्ट टू विन द इलेक्शन। पहली चीज ये होती है कि जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है तो वो कोशिश करती है किस चीज के लिए, बेटर करने की। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतने हैं। फायदा किसको हो रहा है? हमें फायदा हो रहा है। ओके, ड्यू टू दिस मीनिंगफुल चॉइसेस आर अवेलेबल टू द पब्लिक इन इलेक्शन। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे पास मीनिंगफुल चॉइसेस होती है, अगर एक पसंद नहीं तो टाटा बाय बाय बोल देंगे, हम दूसरे को वोट डाल देंगे। ओके, थर्ड, थ्रू इलेक्शंस people can also change the parties which do not do good and can give opportunity to other political parties। और इलेक्शंस के थ्रू अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है तो हमें एक एडवांटेज ये भी हो सकता है, हम चेंज कर सकते हैं, हम दूसरे को बुला सकते हैं, एक को हम भेज सकते हैं। ओके, वोट में, वोट के थ्रू। तो ये हमें एडवांटेज मिलते हैं जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।